नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक भवन और एक जनगणना मकान की हम एंट्री HLO ऐप में कैसे करेंगे। जैसा कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह एक भवन है और यहाँ पर हमको एक मुख्य दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है और इसको देखकर लग रहा है कि इसमें केवल एक जनगणना मकान शामिल है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको और स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे देखिए ये एक भवन एक जनगणना मकान, यहाँ पे हमको ये एक भवन दिखाई पड़ रहा है और इसमें भवन नंबर 1 अंकन है। साथ ही इस प्रकार से भी हमारे सामने भवन हो सकते हैं, शंक्वाकार भवन। यहाँ पर भी देखिए ये हमको एक भवन दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक दरवाज़ा है और यहाँ पर एक इसको अंकन किया गया है, यानी कि इसका भवन नंबर इस प्रकार से 1 है मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है एक भवन और एक जनगणना मकान। तो इसकी प्रविष्टि हम HLO ऐप में किस प्रकार से करेंगे, चलिए आपको आगे वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज़ आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि हमने जनगणना HLO ऐप ओपन कर लिया है। अब हम चलिए सबसे पहले मकान सूची की प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे, जहां पे हम एक भवन और एक जनगणना मकान की प्रविष्टि करेंगे। तो जैसे ही हम ऐप ओपन करेंगे प्रविष्टि करने के लिए तो हमको लाइन क्रमांक जो है ऑटोमेटिक जनरेट वाला मिल जाएगा, ये बढ़ती हुई सीरीज में हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे नंबर 2 में कहा जाता है कि भवन नंबर, यानी कि नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या फिर जनगणना संख्या, यानी कि जब आप जनगणना करने के लिए जाएंगे तो आपको भवन के सामने में एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को यहाँ पे आपको अंकन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अंकन कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ये 550 ले लिया, जब हमने देखा कि भवन के सामने 550 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने ओके कर दिया। उसके बाद नंबर 3 में आते हैं जनगणना मकान नंबर। यहाँ पे देखिए दोहराई लिखा हुआ है, तो दोहराई किस प्रकार किसमें उपयोग किया जाएगा इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब हम एक भवन और 2 या 2 से अधिक जनगणना मकान के बारे में बात करेंगे। आज हम केवल बात कर रहे हैं कि एक भवन और एक जनगणना मकान की प्रविष्टि कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर 3 में कहता है जनगणना मकान नंबर। क्योंकि यहाँ पे एक भवन है और एक जनगणना मकान है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नया पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जनगणना मकान नंबर है, यहाँ पर ऑटो जनरेट आ गया है। तो जनगणना मकान नंबर और ये आपका लाइन नंबर, इसको हमको कुछ नहीं करना है, ये ऑटो जनरेटेड है, सीक्वेंस में ये क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। और टॉप रो में भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि लाइन क्रमांक और जनगणना मकान नंबर, ये हमको हर पेज में दिखाई पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए नीचे में हमको 3 बटन दिखाई पड़ता है, पिछला, सीधे जाएं और अगला जाए। तो पिछला का मतलब है कि हम बैक स्क्रीन पे आ जाएंगे, पिछला पे क्लिक करते हैं। तो सीधे जाए का मतलब है कि हम किसी विशेष प्रश्न पे चले जाएंगे और अगला का मतलब है हम अगले पेज में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो 3 प्रश्न है इसको फिल कर लिया, उसके बाद हम अगला पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि एक जनगणना भवन हो चुका और एक जनगणना मकान हो गया है। उसके बाद फिर हमको ये अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अगला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है तो हमको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। यदि हम हाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको परिवार से 12 डिजिट का स्वगणना ID ले लेनी है और उस ID को हम फिल करेंगे। जैसे ही हम ID फिल करेंगे तो परिवार के द्वारा जो स्वगणना में जानकारी प्रविष्ट की गई है वह हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसको हमको वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम चलिए नहीं कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारे सामने प्रश्न शुरू हो जाता है, जहाँ पे कहता है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। यहाँ पे 7 ऑप्शन दिया गया है। अब संबंधित जनगणना मकान के लिए जो भी ऑप्शन लागू होगा उसको पे हमको टिक कर देना है। जैसे कि चलिए हमने यहाँ पे सीमेंट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला कहता है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब हमको जिस भवन में जा करके हम जनगणना मकान की डिटेल फिल कर रहे हैं वहाँ पे हमको दीवार को देखना है कि जो जनगणना मकान का दीवार है उसमें किस प्रकार की सामग्री उपयुक्त की गई है, अधिक मात्रा में कौन सी सामग्री यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो भी लागू होगा, यहाँ पे हमको 10 ऑप्शन दिए गए हैं, जो लागू होगा उसका हमको चयन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं 1 से लेकर के 9 तक का, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है जो दीवार में
यूज़ हुआ है, तो हमको ये 0 ऑप्शन दिया गया अन्य कोई का, इसको चयन करना है। चूँकि यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे पक्की ईंट, फिर हमने ये अगला पे क्लिक किया तो हमारे सामने अगला प्रश्न ओपन हो जाता है, जिसमें कहता है कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री क्या है। 1 से लेकर के 9 तक के हमको ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो जनगणना मकान का जो भी ऑप्शन लागू होगा उसका हमको चयन करना है। और यदि 1 से लेकर के 9 तक के ऑप्शन इसमें उपलब्ध नहीं है, वह जो छत है इसमें से कोई सही नहीं है, तो हमको लास्ट वाला ऑप्शन अन्य कोई का उपयोग करना है। चलिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने ये कंक्रीट को ले लिया, उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे कहता है कि जनगणना मकान का विवरण हमको बताना है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, यानी कि आपको बताना है कि जो भवन में जा करके आप जिस जनगणना मकान का सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे जानकारी फिल कर रहे हैं, उसका उपयोग किस पर्पज में किया जा रहा है, कि वह आवास के लिए है कि आवास के साथ साथ अन्य उपयोग किया जा रहा है, कि मान लीजिए कि आवास के साथ में दुकान है या फिर किसी प्रकार का और उपयोग किया जा रहा है, तो उसका हमको चयन करना पड़ेगा। और केवल दुकान के लिए उपयोग किया जा रहा है तो हमको तीसरा ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, या फिर स्कूल या कॉलेज के लिए उपयोग किया जा रहा है तो हमको चौथे ऑप्शन का चयन करना है। होटल, लॉज या गेस्ट हाउस के लिए उपयोग किया जा रहा है तो हमको 5वां ऑप्शन का चयन करना है। अस्पताल या डिस्पेंसरी आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है तो हमको 6वां ऑप्शन का चयन करना है। और फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि के लिए उपयोग किया जाएगा तो हमको 7वां ऑप्शन का चयन करना है। और पूजा स्थल है तो 8वां ऑप्शन का चयन करना है। और इसके अतिरिक्त अन्य गैर आवासीय उपयोग किया जा रहा है जो 1 से लेकर 8 तक ऑप्शन दिया गया है, इसके अतिरिक्त तो हमको ये 9वां का चयन करना है। अब मान लीजिए 1 से 9 तक का ऑप्शन लागू नहीं हो रहा है और वह जो घर है खाली है, तो हमको ये खाली है वाला ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा इस तरह से, और उसका यहाँ पे हमको वास्तविक उपयोग दर्ज करना पड़ेगा कि किस कारण से वह खाली है। अब एग्जाम्पल के लिए हमने जनगणना मकान का उपयोग को हमने आवास चयन कर लिया, अगला पे क्लिक किया। अगला प्रश्न कहता है कि जनगणना मकान की हमको स्थिति बता देनी है कि वो अच्छी है कि रहने योग्य है कि जीर्ण शीर्ण है। तो जो भी लागू होगा संबंधित जनगणना मकान के लिए उसका आपको चयन करने के बाद अगला पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए परिवार जो क्रमांक है यहाँ पे ऑटो जनरेट 3 डिजिट में आ जाएगा, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न पूछता है कि जिस जनगणना मकान का आप सर्वे कर रहे हैं उस परिवार में सामान्य रहने वाले हमको व्यक्तियों की कुल संख्या फिल करना है। कि मान लेते हैं कि उस परिवार में 5 सदस्य रहते हैं तो हमने ये 5 फिल कर दिया। फिर यहाँ पे कहता है कि परिवार के मुखिया का नाम। अब चूंकि हमने हिंदी भाषा का चयन किया हुआ है, यदि हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी पे लिखने पे बोलता है कि केवल हिंदी अक्षर का ही आपको यूज करना है, यानी कि जो लैंग्वेज का आप चयन करेंगे आपको उसी भाषा में यहाँ पे प्रविष्टि दर्ज करनी है। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि परिवार के मुखिया का नाम जो है गंगा है, तो हमने यहाँ पे गंगा फिल कर दिया। उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, तो जो भी लागू होगा उसको आपको इस प्रकार से चयन करना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य वर्ग से है, तो यहाँ पे चलिए वह अन्य वर्ग से है तो हमने ये अन्य वर्ग का चयन कर लिया और फिर अगला पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी कि जिस भवन, जिस जनगणना मकान का यहाँ पे हम प्रविष्टि कर रहे हैं तो वह मकान संबंधित परिवार के मुखिया का है या फिर वो किराए का है परंतु उसका घर कहीं और है, या फिर किराए का है लेकिन उसका कहीं पर भी कोई मकान नहीं है, या फिर अन्य कोई। तो चूंकि यहाँ पे चलिए हम एग्जांपल के लिए पहला ऑप्शन चयन कर लेते हैं। आप जब सर्वे कर रहे होंगे तो जो भी ऑप्शन लागू होगा आपको उसका चयन करना है। फिर यहाँ पे देखिए पूछता है कि रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या है, एक भवन, एक जनगणना मकान है। यहाँ पे जाने के लिए एक दरवाजा हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो वहां पे पाते हैं कि रसोई के अतिरिक्त रहने के लिए और 2 कमरे उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि रहने योग्य कमरों की संख्या मान लीजिए 2 है। तो चलिए हम यहाँ पे रहने योग्य कमरों की संख्या हमने 2 पे क्लिक कर लिया कि किसको किसको कमरे में शामिल करना है और किसको कमरे में शामिल नहीं करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या हमको बता देनी है। अब देखिए यहाँ पे इस परिवार में कितने मेंबर रहते हैं, हमने फिल किया है 5।
तो यह इस परिवार में अधिकतम विवाहित दंपतियों की संख्या 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पे विवाहित दंपतियों की संख्या हमने 1 फिल कर दिया। उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। तो अगला आता है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पे देखिए हमको 1 से लेकर के 9 तक के ऑप्शन दिए गए हैं। तो परिवार का जो सदस्य है जो हमको जानकारी बता रहा है वह जिस ऑप्शन को बताएगा उसका हमको चयन कर लेना है। अब 1 से 9 तक में उसके द्वारा बताए गए ऑप्शन शामिल नहीं है, तो हमको जो लास्ट ऑप्शन है 0 अन्य स्रोत का चयन करके आगे बढ़ना है। अब चलिए यहाँ पे जो परिवार का हम एग्जाम्पल के ले लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, नल का वह पानी पीता है लेकिन क्या है अनउपचारित स्रोत से है। फिर हमको ये अगला पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कहता है कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता हमको बता देनी है। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि नगरीय क्षेत्र के लिए 100 मीटर के दायरे को हमको उसके परिसर के निकट मानना है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर के दायरे को उसके परिसर के निकट मानना है। और परिसर के अंदर है तो हमको परिसर के अंदर पे टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पेयजल की उपलब्धता है वह परिसर के अंदर पे है, तो हम ये अंदर का चयन कर लिए। फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछता है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पे हमको जो 1 से लेकर के 6 तक ऑप्शन दिया गया है परिवार के द्वारा बताए गए ऑप्शन का हमको चुनाव कर लेना है। उसके बाद हमको अगला पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है शौचालय की सुलभता। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। यदि हाँ कहता है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया कि केवल परिवार के लिए है, कि अन्य परिवार के साथ साझे में है, कि सार्वजनिक शौचालय में है, और नहीं है तो खुले में जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम एक भवन और एक जनगणना मकान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर 1 हो गया कि केवल परिवार के लिए। अब यदि उसके पास शौचालय की सुलभता नहीं है तो हमको लास्ट चौथे ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा नहीं वाले का। अब उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक कर लेना है। यदि वहाँ पे हम हाँ करते हैं तो यहाँ पे हमको बताना है कि शौचालय का प्रकार क्या है, कि फ्लश या पौर फ्लश शौचालय से जुड़ी हुई है तो उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। 2 गड्ढा वाला शौचालय है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। 1 गड्ढा वाला शौचालय है तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिया गया है। सर्विस शौचालय है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। और इसमें से 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी यदि ऑप्शन लागू नहीं है तो हमको ये लास्ट वाले 0 ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर भी जो भी परिवार के सदस्य के द्वारा जो जानकारी बताई जाती है उसका हमको इस प्रकार से चयन करके हमको अगला पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कहता है कि गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, कि वो ढकी नाली से है, कि ओपन है, कि किसी भी नाली से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो भी परिवार द्वारा जानकारी दी जाएगी उसके आधार पे हमको चयन करने के बाद आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे कहता है कि परिवार के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। स्नान गृह है यदि है, चारों ओर से घिरा हुआ है और छत है तो हमको पहले का चयन करना है। चारों ओर से घिरा हुआ है लेकिन छत नहीं है तो हमको सेकंड ऑप्शन का चयन करना है। और यदि स्नान गृह उपलब्ध नहीं है तो हमको तीसरा ऑप्शन नहीं है का चयन कर लेना है। उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछता है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है और एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे देखिए एलपीजी यानी कि जो आप गैस सिलेंडर में भरवा के लाते हैं वो वाला हो गया, और पीएनजी मतलब होता है जो गैस पाइप जो है जिसके माध्यम से गैस जो है घरों तक पहुँचाई जाती है वो हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। यानी कि घर के भीतर खाना बनाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, यानी कि अलग से रसोई घर नहीं बना है, तब की स्थिति में आपको इन दोनों में से एक का चयन करना है। और यदि खुले में या फिर घर के बाहर खाना बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसी एक का चयन करना है। तो परिवार से हमको इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, उनसे ये प्रश्न को क्लियरली उनके सामने रखना है जिससे कि उसको भी समझने में आसानी हो और उनको बताने में आसानी हो, जिससे कि हम सही उत्तर का चुनाव कर सके। प्रश्न हमको उत्तरदाता से ऐसे पूछना है कि जिस भाषा को वह आसानी से समझ पाए। फिर हमको ये अगला पे क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन का चयन कर लिए। उसके बाद हम अगला पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या है। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से यदि कोई ऑप्शन परिवार द्वारा जो बताता है इसमें वो ऑप्शन नहीं है तो हमको ये 0 अन्य कोई का चयन करना है। यदि इसमें ऑप्शन है तो हमको इसमें से किसी एक का चयन कर लेना है। क्योंकि मान लीजिए चलिए हमने ये जलाऊ लकड़ी का
चयन कर लिया। फिर हमको अगला पेज जाना है, तो यहाँ 26वां प्रश्न कहता है कि रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर की उपलब्धता। यदि हाँ है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है कि वह परंपरागत रेडियो सेट है, या फिर मोबाइल या फिर स्मार्टफोन पर है, या फिर अन्य किसी उपकरण पर है। और यदि नहीं कहता है तो हमको ये चौथे ऑप्शन का चयन करना है। यदि हाँ कहता है तो हमको ये तीनों में से एक का चयन करना है परिवार के द्वारा बताए अनुसार। फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। फिर कहता है कि टेलीविज़न की उपलब्धता। यदि है तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, परिवार को ये ऑप्शन पढ़ के बता देनी है, और जिस पर वह बताएगा हमको उस पर इस प्रकार से टिक कर लेनी है। और नहीं है तो हमको लास्ट ऑप्शन का चयन करके अगला पे क्लिक करना है। फिर कहता है इंटरनेट की सुविधा। यदि इंटरनेट की सुविधा है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है कि वह लैपटॉप या कंप्यूटर में है, कि मोबाइल या स्मार्टफोन में है, कि किसी अन्य उपकरण या फिर डिवाइस में है। और इंटरनेट नहीं है तो हमको चौथे ऑप्शन का चयन करना है। चूँकि अधिकतर घरों में मोबाइल या फिर स्मार्टफोन होते हैं, यदि वे बताते हैं तो हमको ये सेकंड ऑप्शन का चयन करना है। फिर अगला प्रश्न कहता है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। यदि यह परिवार के पास उपलब्ध है तो हमको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा हमको नहीं पे क्लिक करके अगला पे क्लिक करना है। तो अगला प्रश्न आ जाता है कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन की उपलब्धता। यदि हाँ कहता है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया कि केवल लैंडलाइन के लिए पहला ऑप्शन का चयन करेंगे, स्मार्टफोन के लिए दूसरा ऑप्शन का चयन करेंगे, अन्य साधारण फ़ोन के लिए तीसरे ऑप्शन का चयन करेंगे। और यदि दोनों उपलब्ध है तो हमको ये चौथे ऑप्शन दोनों का चयन करना है। और नहीं है बोलता है तो हमको ये 5वें ऑप्शन नहीं का चयन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। फिर यहाँ पूछा जाता है साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल या फिर मोपेड की जानकारी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, परिवार द्वारा जो भी जानकारी बताई जाती है उसका हमको चयन करने के बाद अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहता है कार, जीप या फिर वैन की उपलब्धता। इसको भी हमको हाँ या नहीं में भरने के बाद अगला प्रश्न में आ जाना है। यहाँ पे कहता है कि परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसका चयन कर लेना है पूछने के बाद। फिर अगला पे आ जाना है, और यहाँ पे हमको परिवार के किसी एक मेंबर का वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरह से हमको परिवार द्वारा जो मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाता है उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करने के बाद हमको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने सभी प्रश्नों की उत्तर का प्रीव्यू आ जाता है। हमको एक बार इस सभी उत्तर को जांच कर लेनी है कि जो भी परिवार के द्वारा जानकारी दी गई है वही जानकारी तो हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है। उसके बाद फिर हमको ये पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पुष्टि करे पे क्लिक करते हैं तो संबंधित परिवार की जो जानकारी है वह सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट हो जाता है। और उस जानकारी को देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सारांश देखे पे आ जाना है। और जैसे ही आप सारांश देखे पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने जिस परिवार की प्रविष्टि की हुई है, यहाँ पे देखिए यह परिवार की प्रविष्टि हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आ चुका है और ये हमको पूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और इसको जानकारी को CMS पोर्टल में भेजने के लिए हमको ये सिंक करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सिंक करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा। इसको हमको चेक करने के बाद यहाँ पे प्रगणक जो है अपना साइन करेगा, उसके बाद सेव एंड करे और सिंक करे पे क्लिक करेगा। जैसे ही सेव करे और सिंक करे पे क्लिक करता है तो देखिए डेटा सफलतापूर्वक सिंक हो जाएगा और यह जनगणना के सर्वर पर चला जाएगा इस तरह से। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से एक भवन और एक जनगणना मकान की प्रविष्टि HLOF में बिना किसी प्रकार की त्रुटि से आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक भवन, 2 या 2 से अधिक जनगणना मकान और 2 या 2 से अधिक परिवार की प्रविष्टि हम किस प्रकार से HLOF में कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।